नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। अमित शाह ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से संविधान के दायरे में है और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर उनके कोई राजनीतिक हित नहीं है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी विपक्षी सांसदों के विरोध पर बोली कि शांत बैठो वरना तुम्हारे घर भी ईडी की टीम ना आ जाए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी दिल्ली बिल के सपोर्ट में बोल रही थी। लोकसभा में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रही थी। इसी वीडियो को ट्वीट कर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी को देखिए, पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों को खुलेआम ईडी के फर्जी छापे की धमकी दे रही हैं। ये धमकी भरा बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि पीएम मोदी विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी छापों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसी वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि ये भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सदन में खुलेआम धमकी दे रही हैं, ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए। समाचार समाप्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नए चुने गए सांसद सुशील कुमार रिंकू को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया। उनका निलंबन तब हुआ जब वो दिल्ली अध्यादेश विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान सदन के वेल में गए और सभापति की ओर कागजात फेंके। निलंबन के बाद आप नेता सुशील कुमार चर्चा में आ गए हैं। वो लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। एक समय था जब रिंकू कांग्रेस के लिए सियासत की पिच पर बैटिंग करते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें बाहर निकाला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। बता दें, सांसद रिंकू का निलंबन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बाद दूसरा है। संजय सिंह को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा में सदन में हंगामा करने के लिए शेष सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया है। पूरे देश की नजरें 4 अगस्त को देश के सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय को मानहानि के एक असाधारण मामले में बहुत साधारण फैसला करना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सरनेम मोदी की मानहानि के दोषी हैं या नहीं हैं, उनकी सजा बरकरार रखी जाए या नहीं बरकरार रखी जाए, उनकी सांसदी बहाल की जाए या नहीं। बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिए गए एक भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इसी मामले में गुजरात के एक अधीनस्थ न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और केंद्र सरकार ने इस सजा के फौरन बाद तत्परता दिखाते हुए राहुल की सांसदी छीन ली, उनका सरकारी बंगला खाली करा लिया। बता दें, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती और सजा को कम कराना होता तो वह ऐसा पहले ही कर चुके होते। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता गुजरात के विधायक पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में राहुल गांधी का जिक्र करते समय अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को भीड़ द्वारा किए गए पथराव से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर जब पहले से तय था कि नूंह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलने वाली है, तब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, वो भी तब जबकि यात्रा की तैयारी के दौरान कई दिनों तक उत्तेजक सोशल मीडिया पोस्ट और हिंसा की धमकियों ने माहौल को गर्म कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा को गुड़गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती नहीं की गई थी। रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल इसी यात्रा या जुलूस के लिए जितने पुलिस बल की तैनाती की गई थी, उसके मुकाबले इस वर्ष लगभग 30% ही तैनाती की गई है। 2022 में जहां 2500 की तैनाती हुई थी, वहीं इस साल करीब 800 पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे। होमगार्ड और पीएसओ को भीड़ संभालने में लगाया गया था। इस वर्ष जिन पुलिस बल की तैनाती हुई थी उसमें होमगार्ड और पीएसओ भी शामिल थे, जो भीड़ प्रबंधन तो संभाल सकते हैं, लेकिन गंभीर कानून व्यवस्था के खतरे से निपटने के लिए उनके पास कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है। हरियाणा के नूंह में हिंसा को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नूंह वो जगह है जहां आज़ादी के वक्त भी तनाव नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त यानी 1947 में भारत के एक बड़े हिस्से में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था, लेकिन नूंह में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो यहाँ बीते दिनों हुआ। उन्होंने कहा कि जुलाई में हरियाणा के गुड़गांव में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर G20 देशों की एक बैठक हुई।
लेकिन आज यहाँ की सरकार कहती है कि वो लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँ, उससे पहले गुड़गांव से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं कि ये प्रशासन की और प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कई दिनों पहले इसकी खबर सरकार को दी थी, लेकिन सरकार ने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए। हरियाणा के मेवात में हिंसा की वारदात रुक नहीं रही है। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बुधवार रात नूह जिले के ताबलू में 2 धर्मस्थलों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। इन्हें फायर बम भी कहा जाता है। इस बीच सरकार ने गुड़गांव, नूह, फरीदाबाद और पलवल में इंटरनेट बैन 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नूह जिले के ताबलू में दोनों धर्मस्थलों पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे फायर बम फेंकने की घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इनमें से एक धर्मस्थल विजय चौक के पास स्थित है, जबकि दूसरा पुलिस स्टेशन के पास है। पुलिस ने कहा कि घटनाओं की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं और आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले के मीनार गेट बाजार में एक चूड़ी की दुकान को भी अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। बता दें, सोमवार 31 जुलाई को नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर नूह, पलवल, गुड़गांव और फरीदाबाद में धारा 144 लागू है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार 3 अगस्त को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों को खारिज करते हुए एएसआई को निर्देश दिया कि वो सर्वे का काम जारी रखे। अदालत ने कहा कि इंसाफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को 4 महिलाओं की याचिका के आधार पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। उसमें दावा किया गया था कि ये तय करने का एकमात्र तरीका है कि ऐतिहासिक मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखी। कोर्ट में वकील निजाम पाशा ने यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान बेंच के सामने रखा। ये बेंच जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जब ये बेंच दिन की सुनवाई पूरी कर जाने वाली थी, उसी वक्त निजाम पाशा ने ज्ञानवापी मामले को कोर्ट में पेश किया और बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। निजाम पाशा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही ऑर्डर जारी किया है। आदेश के खिलाफ हमने स्पेशल लीव पिटीशन दी है। मैंने एक ईमेल लिखकर भी जल्द इस मामले की सुनवाई की गुजारिश की है। उन्हें सर्वे पर आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा है कि शुक्रवार को मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो नई चर्चाओं को जन्म दे देता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में आज मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो सके। राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को कहा। इससे पहले नार्वेकर ने खुद ही कुर्सी पर लगा मुख्यमंत्री लिखा स्टिकर भी हटा दिया। बता दें, बाद में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हंसने लगे थे। नार्वेकर की इस हरकत के बाद कई लोगों की भौं चढ़ गई। इस तरह से एकनाथ शिंदे के बारे में एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उन्हें सीएम पद से हटाया जा सकता है। इस वीडियो को लेकर इन दोनों महाराष्ट्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें, महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा दावा लगातार अजीत पवार के समर्थकों और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अपने चाचा शरद पवार के साथ मतभेदों को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या एनसीपी में विभाजन सच में हुआ है या नहीं हुआ है। अजीत पवार ने विभाजन को लेकर कहा कि एक ऐसी घटना जो मुझे याद है, जहां पोपटराव पवार साहेब यानी शरद पवार के उम्मीदवार थे और बाबूराव पचारणे मेरे उम्मीदवार थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए। अजीत पवार ने मंगलवार को शिरूर में एक कार्यक्रम में कहा, हम ना तो तब अलग हुए थे और ना ही आज। इस संबंध में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की पुणे यात्रा से मेल खाती है, जहां उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मंच साझा किया था।
कुछ घंटों बाद जब मीडिया ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा तो अजीत ने सावधानी बरती और कहा, हम एक परिवार के रूप में एक साथ हैं, लेकिन अपने अलग अलग राजनीतिक रुख अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनसीपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साझा लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां भतीजा इस उद्देश्य के लिए सरकार के साथ है, तो वहीं चाचा राज्य में विपक्ष की जगह पर कब्जा करने के लिए अधिक उत्साह से काम करते हैं। वो जानते हैं कि विभाजित शिवसेना और कमजोर कांग्रेस के साथ एनसीपी के पास अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। बता दें, अजीत ने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात की है कि कैसे भाजपा के लिए पिछले हर प्रस्ताव को पवार की मंजूरी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उन्हें कुछ समय के लिए डिप्टी सीएम बनने के लिए शुरुआत में उनके चाचा को सब मंजूर था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस में हिस्सा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को छेड़ा नहीं जा सकता है। उनकी इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस अनुच्छेद का सेक्शन सी ऐसा नहीं कहता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर संविधान के मुताबिक विधानमंडल के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सिफारिश करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि एक संसद खुद को संविधान सभा में बदल सकती है, तो हम कहाँ जाएं? मैं हमारे भविष्य को लेकर कहीं अधिक चिंतित हूँ। सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं से संबंधित कोई भी विधेयक जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान सभा से लेकर विधानसभा तक को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में इसे स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच गुरुवार 3 अगस्त को तीखी बहस हुई। मुद्दा मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने से धनखड़ के इनकार का था। खड़गे ने धनखड़ से कहा कि आप पीएम मोदी का कुछ ज्यादा ही बचाव कर रहे हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि विपक्ष किसी भी नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। धनखड़ ने कहा कि वो फ्लोर नेताओं को अपने कक्ष में बुलाएंगे और समय की कमी के बावजूद और अन्य बाधाओं के बावजूद मणिपुर पर चर्चा की व्यवस्था करेंगे। राज्यसभा में खड़गे ने धनखड़ से कहा कि सर, आप इतनी छोटी छोटी मिन्नतें नहीं मानते। हमने प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए कहा, आप उस पर भी सहमत नहीं हुए। आप पीएम का इतना बचाव कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खड़गे को जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का बचाव मुझे नहीं करना है। उन्हें ग्लोबल मंचों, अमेरिका के सीनेट में पहचाने जाने लगा है। हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए। आप कड़वी सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? भारत पहले की तरह बढ़ रहा है, वृद्धि अजय है, सभी ने इसमें योगदान दिया है। मुझे किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे संविधान की रक्षा करना जरूरी है। मुझे आपके अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। पिछले दिनों बरेली में कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के 4 घंटे बाद ही वहां के एसएसपी आईपीएस प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये उनका 18वां तबादला है। इसके बाद से ही ये मामला चर्चा में है। लोग इसे कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज से जोड़कर देख रहे हैं। अब इस तबादले पर आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब वो भाजपा के खिलाफ ही रहेंगे। आगामी चुनावों में भी कुछ इलाकों में तो भाजपा कभी भी जीतने नहीं देंगे। पारसनाथ चौधरी ने कहा कि बरेली में मेरे बेटे ने अच्छा काम किया है। अगर उस दिन जरा सी भी लापरवाही होती तो 10 से 20 कांवड़िए जरूर मारे जा सकते थे, लेकिन इस अच्छे काम का नतीजा उन्हें काफी बुरा मिला है, जिसका हमें बेहद दुख है। उन्होंने कहा कि प्रभाकर के तबादले का सबसे मुख्य कारण है उनकी ईमानदारी। ईमानदारी के कारण ही उनका तबादला होता रहा है। प्रभाकर नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। वो उनकी गलत बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि नेता उनसे गलत काम करवाना चाहते हैं। जब वो भाजपा नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, तब नाराज नेता उनका ट्रांसफर करवा देते हैं। यही कारण है कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी का 2 या 3 महीने में भी ट्रांसफर हो जाता है। बता दें, रविवार को बरेली स्थित पुराना शहर के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। प्राप्त सूचना के मुताबिक कांवड़ियों के जत्थे में शामिल कुछ कांवड़िया गैर पारंपरिक रास्ते जो मुस्लिम मोहल्ले में होकर जाता है उससे डीजे लेकर जाना चाहते थे।
पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डीजे और इस पर बजाए जा रहे गाने पर जब पुलिस द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तो बवाल भड़क गया। बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी ने दावा किया है कि कांवड़ियों की भीड़ में कुछ लोग नशे में थे तो कुछ अराजक तत्व हथियार लहराने लगे थे। इसके बाद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।